नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में बहुत जरूरी होता है पूरा सच, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो साल 1962 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक मुसाफिर एक हसीना, और इस फिल्म का एक सुपरहिट गीत था जिसके बोल थे ज़बाने यार एमन तुर्की ओमन तुर्की नमी दानम। अब आप सोच रहे होंगे कि आज पूरा सच में मैं आपसे इस फिल्मी गाने की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल इसके पीछे वजह है इस गीत के बोल, और ये बोल है ज़बाने यार एमन तुर्की ओमन तुर्की नमी दानम। दरअसल ये एक फारसी कहावत है जिसका मतलब होता है कि मेरे दोस्त की जुबान तुर्की है और मैं तुर्की जुबान नहीं जानता, इसलिए उसे मैं अपनी बात कैसे समझाऊं। लेकिन अब भारत ने और भारत के लोगों ने यह तय कर लिया है कि तुर्की को उसकी ही भाषा में समझाया जाएगा। आपको यह अच्छी तरह से पता है कि पहलगांव में हुए खूनी आतंकी हमले के बाद से ही तुर्की पाकिस्तान के पाले में जाकर खड़ा हो गया। तुर्की में बने ड्रोन से पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने की नापाक और नाकाम कोशिश की। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और उसके राष्ट्रपति अर्दोआन ने पाकिस्तान को हर तरह से आर्थिक, सामरिक और नैतिक मदद प्रदान की। लेकिन भारत की जनता ने पाकिस्तान को तो उसी की भाषा में जवाब दे दिया है, लेकिन अब बारी तुर्की की है। पूरी इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोआन को अब 10,000 करोड़ रुपए का इंडियन स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। भारत के लोगों ने टर्की को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और धड़ाधड़ टर्की जाने वाले जो फ्लाइट हैं उनके टिकट भारतीय कैंसिल कर रहे हैं। इस्तांबुल की होटल में बुकिंग रद्द हो रही हैं। आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि भारत के लोगों के इस कदम से कैसे चरमराएगी तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत के लोगों ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देने वाले टर्की का हुक्का पानी बंद करना शुरू कर दिया है। जिन भारतीयों ने टर्की की यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे, उन्होंने अपने टिकट रद्द करने शुरू कर दिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। भारतीय पर्यटकों को आज की तारीख में सिर्फ एक आम ट्रैवलर मानना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक एक आर्थिक स्तंभ बन चुके हैं। साल 2023 में भारतीय पर्यटकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने में 18 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए। ऐसे में अगर भारतीय पर्यटक किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे चलाया गया कोई ट्रेंड नहीं होता, बल्कि उस देश के लिए भूकंप के समान होता है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से टर्की को कितना नुकसान होगा। आइए इसे कुछ आंकड़ों के जरिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जाने माने टूर एंड ट्रैवल ऐप मेक माई ट्रिप के मुताबिक बीते एक हफ्ते में भारतीय यात्रियों की टर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है। वहीं इसी दौरान टर्की के टिकट कैंसिल होने में 250%, 250% का उछाल आया है। यहां तक कि खुद मेक माई ट्रिप अपने सभी ग्राहकों को टर्की की गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह दे रहा है। कंपनी ने टर्की की यात्रा के लिए चलाए जाने वाले प्रमोशनल विज्ञापन और सभी ऑफर पहले ही बंद कर दिए। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे टर्की को कितना नुकसान होगा, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि भारतीय पर्यटकों से टर्की को कितना फायदा हो रहा है। पिछले साल करीब 3.5 लाख भारतीयों ने टर्की की यात्रा की थी। ज्यादातर भारतीय टर्की के जो शहर हैं इस्तांबुल, कप्पाडोसिया, एंटालिया, पामुक्कले, एफेसस जैसे ऐतिहासिक शहर घूमने के लिए जाते हैं। टर्की घूमने वाले भारतीयों की संख्या हर साल बढ़ रही थी। मिसाल के तौर पर वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में सिर्फ एक साल के अंदर भारतीय पर्यटकों की संख्या में जो टर्की जाने वाले थे उनमें करीब करीब 21% की वृद्धि हुई। एक भारतीय पर्यटक टर्की में, एक भारतीय पर्यटक, एक औसतन एक एवरेज बात करें तो टर्की की यात्रा के दौरान जो भारतीय पर्यटक जाते हैं उनमें से एक भारतीय पर्यटक एवरेज 85,000 रुपए खर्च करता है। अब अगर भारतीय नागरिक पूरी तरह से टर्की जाना बंद कर देते हैं
तो इससे टर्की को करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब एक आंकड़े के मुताबिक भारी संख्या में भारतीय नागरिक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, मतलब जब दूसरे शहर जाके, दूसरे देश जाकर जो शादी का कल्चर बढ़ रहा है, उसके तहत टर्की जाते हैं और एक औसत भारतीय शादी में 5 से 15 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग में। सोचिए ये सब बंद हो जाने पर टर्की को कितना भारी नुकसान होगा। अब समझते हैं कि टर्की के लिए टूरिज्म सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। टर्की की जो कुल जीडीपी है उसमें टूरिज्म सेक्टर का 12% योगदान है, यानी जितने पाकिस्तान को उसने ड्रोन बेचकर नहीं कमाए होंगे उससे कई गुना पैसा उसका टूरिज्म में जब बॉयकॉट होगा तब वो मिट जाएगा। इससे टर्की में लाखों लोगों को जो रोजगार मिलता है उस पर भी असर पड़ेगा। और चैंबर ऑफ कॉमर्स की पर्यटन समिति के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने भी तुर्की की यात्रा का बहिष्कार किए जाने का समर्थन किया है। वहीं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष ज्योति मयाल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष में टर्की के ड्रोन इस्तेमाल करना हमारी भावनाओं के खिलाफ गया है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब ने तुर्की का और अज़रबैजान का, क्योंकि अज़रबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चैम्बर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। जो पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। आज ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। तो टर्की की तरफ से पाकिस्तान को खुला सपोर्ट मिलने से भारत के लोग नाराज हैं और गर्मियों की छुट्टी के बीच अब वो टर्की के अपने ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। अलग अलग टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि 30 से 80% तक ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। हर महीने लगभग 15 से 20 लोग जाते थे और इतनी क्वेरीज आती थी। जून में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जून में छुट्टियां रहती हैं बच्चों की। और एक कंट्री है आपकी अजरबैजान, वहाँ भी लोग जाते थे अपना आराम से घूमने के लिए। एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में उसका पैकेज पूरा हो जाता था कंप्लीट। लेकिन इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। हमारे एसोसिएशन वालों में भी, ट्रैवल में भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि हम टर्की को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए एंड हम अपने देश के साथ हैं और अपनी एसोसिएशन के साथ हैं। तुर्की अभी इंडिया मार्केट में ये सीज़न का टाइम था और हमारे पास काफ़ी अच्छे बुकिंग्स हुई थी तुर्की के लिए। अप्रैल में मई, जून एंड जुलाई के लिए हमारे पास मोर देन 200 फाइल्स थी, जिसमें से आप कह सकते हो 80% फाइल हमारी कैंसल्ड हो चुके हैं। जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। तो इस बीच विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने भारतीय हवाई अड्डे पर तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कंपनी भारतीय हवाई अड्डों पर बेड़े के रखरखाव और कार्गो सेवाओं का प्रबंधन करती थी। तो पर्यटन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद भारत में तुर्की के उत्पादों का भी बहिष्कार करने की मांग अब उठने लगी है। लोगों में आक्रोश है और इसकी झलक राजस्थान के मार्बल कारोबारियों से लेकर महाराष्ट्र के ड्राई फ्रूट्स और मसाला कारोबारियों तक और ग्वालियर के सेब विक्रेताओं से लेकर हिमाचल के सेब किसानों तक दिखाई पड़ रहा है यह आक्रोश। तुर्की के खिलाफ भारतीय जनमानस के आक्रोश का यह सामूहिक अभिव्यक्ति है एक तरह से, और जो हर जगह अब नजर आने लगी है। लोगों का कहना है कि उनकी गाढ़ी कमाई को देश के दुश्मनों
और आतंकवाद के सरपरस्तों की मदद करने वालों पर यूं ही खर्च नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह है कि भारतीय कारोबारियों ने तुर्की की जो सेब होते हैं, संगमरमर और ड्राई फ्रूट्स जैसे उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने इसको लेकर कल दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के चलते तुर्की के साथ कारोबार बंद किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि इस बहिष्कार से तुर्की को कितना नुकसान हो सकता है। पहले आपको बता दें कि भारत से तुर्की को रिफाइंड पेट्रोलियम, वाहन और कल पुर्जे, स्टील, केमिकल्स, दवाएं, कीमती पत्थर, कपड़े सहित कई वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, जबकि तुर्की से भारत को मार्बल, सोना, कच्चा पेट्रोलियम, मशीनरी, मार्बल जो हमने बताया आपको, गोल्ड यानी सोना, फल, प्लास्टिक और संवर्धित मोती आयात किए जाते हैं। आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच भारत का तुर्की को निर्यात 5.2 अरब डॉलर रहा है। 2023-24 में यह आंकड़ा 6.65 अरब डॉलर था, जबकि इसी अवधि में, इसी दौरान भारत का तुर्की से आयात सिर्फ 2.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 में 3.78 अरब डॉलर था। तो आप इन आंकड़ों से समझ गए होंगे कि व्यापारिक बहिष्कार के जो परिणाम होगा उससे तुर्की को निर्यात में अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुर्की की भारत के निर्यात में जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि अगर भारतीय व्यापारी और उद्योगपति सामूहिक रूप से एक साथ मिलजुल कर तुर्की का व्यापारिक बहिष्कार करते हैं तो ये उन्हें जो तुर्की है उसे आर्थिक रूप से झकझोर देगा और तुर्की को भारत के खिलाफ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए। तो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को खुला समर्थन देने के कारण भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है। कारोबारियों से लेकर व्यापारी तक तुर्की के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। आप भी सुनिए तुर्की के सामान का बहिष्कार करने पर व्यापारियों का क्या कहना है। टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। युद्ध के बाद जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट करने का टर्की का, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सेब मंगाना बंद कर दिया है और जो डिमांड आती है पीछे से वो भी आना बंद हो गई है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का। बंद हो गया है जो ये अपना इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ तो तुर्की वालों ने लेना बंद कर दिया माल हम लोगों ने। हाँ, उनसे व्यापार बंद कर दिया अभी हमारे पर। तो टर्की पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मित्र राष्ट्र होने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपने दोस्त के गलत कार्य करने के बाद भी उसका साथ दो। लेकिन टर्की ने पाकिस्तान के आतंकी इरादों को बेनकाब होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा, ना ही उसने न्यूट्रल यानी तटस्थ होने की कोशिश की, जो कि वो आसानी से कर सकता था। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से टर्की के तौर तरीके ठीक नहीं थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगा तो टर्की ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसे देखकर
भारत के लोगों में टर्की के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है। आइए जानते हैं टर्की के वो कदम क्या थे। देखिए, समझिए। पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट पाकिस्तान में लैंड हुआ। हालांकि टर्की ने इस लैंडिंग को ईंधन भरने से जोड़ा था। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से पहले टर्की का एक युद्धपोत नेवल शिप भी कराची पोर्ट पर था और टर्की ने इसे आपसी सद्भाव से जोड़ा था। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया था कि युद्धपोत में पाकिस्तान के लिए हथियार भेजे गए हैं, लेकिन टर्की के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के खिलाफ हमलों के लिए टर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे थे। आरोप तो ये तक है कि टर्की ने इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेटर्स भी भेजे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ ड्रोन अटैक को अंजाम देने में टर्की के जो ये सलाहकार थे, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी मदद की। यहां तक कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान टर्की उन चुनिंदा देशों में शामिल था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। यहां तक कि ज्यादातर मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के प्रति समर्थन से परहेज किया था, लेकिन टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद 9 मई को टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और साथ ही ये भी कहा था कि मैं मरने वालों को श्रद्धांजलि देता हूं। जबकि मारे कौन लोग गए थे? मारे गए थे आतंकवादी या उनके परिजन। इतना ही नहीं, संघर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि टर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा और उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को अपना भाई भी बताया था। तो पाकिस्तान को तुर्की के सैन्य समर्थन पर तुर्की में भारत के पूर्व राजदूत संजय पांडा ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि टर्की को भारत को जिस नज़र से देखता है टर्की, वह उसकी ओर से बड़ी रणनीतिक गलतफहमी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। Any two countries coming close together, it means that they are adverse to a third country. You know, when we talk about bilateral relationship between two sovereign entities, the relationship has to be conducted bilaterally, one-on-one. We should not look at the other through the prism of a third country. In this case, Turkey looks at India through the prism of Pakistan, which is something which we cannot tolerate at this point. तो आइए बात करते हैं टर्की और भारत के रिश्ते की। तो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य की सत्ता के पतन के बाद आज से 102 साल पहले 1923 में तुर्की के महान नेता मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने अपने देश में धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। इस घटना से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए थे। जब नेहरू आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष तुर्की को खास तरजीह दी, लेकिन तुर्की ने कभी तरजीह का ज्यादा जो तरजीह भारत देता था उसकी कभी परवाह ही नहीं की। शीत युद्ध के दौरान तुर्की अमेरिका के खेमे में चला गया और उसकी भारत से दूरी लगातार बढ़ती गई। यहां तक कि 1965 और 1971 के युद्धों में तुर्की ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया। इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया तो भारत ने साइप्रस का साथ दिया, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति थे आर्क बिशप मकारियोस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने की कई कोशिशें हुई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी रिश्ते बेहतर करने के इरादे से टर्की गए थे। वहीं 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तुर्की के दौरे पर गए और परिवर्तन आता है इसके बाद। 2014 के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की की, चाहे वो कोरोना महामारी का दौर हो, चाहे वो भूकंप हो, काफी सहायता भेजी है। आपको याद होगा फरवरी 2023 जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया था, महाविनाशकारी भूकंप आया था, हजार लोग मर गए थे, तब भारत मदद करने वाले पहले देशों में से था तुर्की की। इस दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर टर्की के लोगों की मदद की थी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने टर्की में जाकर न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि बड़ी तादाद में राहत सामग्री भी भेजी थी। इसके लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान का भी उपयोग किया गया। इस ऑपरेशन के तहत NDRF की 2 टीमें टर्की भेजी गई, जिसमें से एक डॉग स्क्वाड भी शामिल था।
भारत की रेस्क्यू टीम्स ने मलबे में दबे लोगों को खोजने, उन्हें बाहर निकालने, उनके इलाज करने में बहुत मदद करी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 30 बिस्तरों वाला एक मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान टर्की भिजवाए। टर्की में भारत का ऑपरेशन पूरे 10 दिनों तक चला था। ऑपरेशन दोस्त उसका नाम था, लेकिन लगता है कि भारत की इस मदद का तुर्की को कोई असर ही नहीं हुआ, उसे कोई परवाह ही नहीं है। दरअसल जानकार बताते हैं कि तुर्की को भारत से जो समस्या है उसकी एक और दूसरी वजह भी है, और ये सारी दुनिया को पता है कि तुर्की जो है वहाँ पे पेट्रोलियम उतना नहीं होता, इसलिए परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना वो चाहता है, और इसके लिए उसे बड़ी मात्रा में उसके पास जो है वो थोरियम के भंडार हैं, जो भारत के केरल में भी होते हैं। लेकिन उसके पास इस थोरियम से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तुर्की चाहता है कि भारत उसे थोरियम से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी दे, मगर भारत ने इससे इनकार कर दिया। इससे भी तुर्की भारत से नाराज रहता है। और आरजेडी नेता मनोज झा ने भी तुर्की को भारत के ऑपरेशन दोस्त की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विश्वसनीय देश को छोड़कर पाकिस्तान का पक्ष लेने पर तुर्की को भविष्य में अफसोस होगा। बीजेपी का कहना है कि आतंकियों को पनाह देने वाले देश का समर्थन करने वाले देश को सबक सिखाना जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि सिर्फ मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन किया जाना ठीक नहीं है। आप भी सुनिए इस मामले पर कैसे सत्ता और विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। देश के जो पर्यटक भी जो जाते हैं अजरबैजान या टर्की, जो हमारा ट्रेड के टाइज है, उन पर इम्पैक्ट होगा। तो सरकार की तरफ से नहीं बल्कि नागरिक की तरफ से जो सोच है बाकायदा और जो उनका भारत विरोधी रुख है उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। इसी के चलते बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ज़ारा जैसी कंपनीज तो स्पेनिश कंपनीज हैं, लेकिन बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग उनकी टर्की में होती है। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को बहिष्कार और बॉयकॉट करने की आवाज़ लोगों की तरफ से आ रही है, और जो भी जनभावना है हमारी सरकार उसका सम्मान करती है। तुर्की ने जो किया है एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रही। जब आपके यहाँ आपदा आई तो हिंदुस्तान ने दोस्त, ऑपरेशन दोस्त के नाम से आपकी मदद की। आपने क्यों चुना ये रास्ता, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान जैसे ट्रस्टेड मुल्क को छोड़ करके आप जिधर का पक्ष ले रहे हैं आप रिग्रेट करेंगे। इन सब चीज़ों का बहुत ठीक है, करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है 15 दिन 1 महीने के बाद सब लोग भूल जाएंगे। और टर्की को बाकायदा सबक सिखाना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए ताकि टर्की भविष्य के अंदर हमारे मुकाबले में पाकिस्तान का साथ न दे। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते का क्या है पूरा सच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज से ये है मेरा नया पता, यानी डीडी न्यूज का न्यूज रूम। अगर आप एक ऐसा शो मिस करते हैं जो 100% विश्वसनीय है, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो आज रात 9 बजे से देखिए मेरे साथ डीडी न्यूज पर, जिसमें हम हर खबर को आपके लिए सुलझाएंगे। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं। शीत युद्ध के दौरान यानी कोल्ड वॉर के दौरान
भारत और टर्की की दूरी बढ़ती चली गई। टर्की अमेरिका के करीब चला गया और इसके बाद पाकिस्तान भी अमेरिका के खेमे में शामिल हो गया। यानी टर्की और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के खेमे में शामिल हो गए। लेकिन इन रिश्तों की खास गहराई अर्दोगान के सत्ता में आने के बाद से आई। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान 21वीं सदी का खलीफा बनना चाहते हैं, यानी वो मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनने का मंसूबा पाले बैठे हैं और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उन्हें 25 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान की खास जरूरत है। एर्दोगान तुर्की के मुस्लिम देशों का एक नेता और क्षेत्रीय शक्ति बनने की भी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। वो मुस्लिम समुदायों से जुड़े विवादास्पद मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने लगे इसी प्रक्रिया में, जिनमें फिलिस्तीनी संकट और कश्मीर का मुद्दा भी शामिल थे। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो अगले महीने सितंबर में ही एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए इसका विरोध किया और कश्मीर के मुद्दे का राजनीतिकरण किया। वहीं 2003 में प्रधानमंत्री और 2014 में राष्ट्रपति बनने के बाद एर्दोगान 10 से ज्यादा बार, जी हां 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और इस साल फरवरी में उनका हालिया पाकिस्तानी दौरा था और उन्होंने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया था। इस दौरान दोनों देशों ने यानी टर्की और पाकिस्तान ने 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और $5 बिलियन व्यापार के लक्ष्य पर दोनों मुल्क राजी हुए थे। 2017 से टर्की ने पाकिस्तान में $1 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। टर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी लगातार काम चल रहा है, चर्चा चल रही है। अगर दोनों देशों के बीच ये समझौता हो जाता है तो ये जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $90 करोड़ से बढ़कर $10 अरब तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी काफी विस्तार हुआ है। तो आइए अब सुनते हैं इस मामले पर विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेवा का क्या कहना है। से अभियान बिल्कुल सही है, बॉयकॉट टर्की, परंतु हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए, टर्की पाकिस्तान को ऑलरेडी वो हथियार बेच रहा है कितने वर्षों से। तो जब भी कोई देश किसी को हथियार बेचता है और जो देश लेता है उसमें एग्रीमेंट्स होती हैं कि स्पेस तो आएंगे ही आएंगे या जो भी सपोर्ट आएगा। बहुत सारी और डेस्टिनेशंस हैं दुनिया में, टूरिज्म ले लीजिए, बिजनेस की भी बहुत है और कई बार हमारे बिजनेस को हिट लेनी पड़ेगी देश हित के लिए। तो ये वक्त है, टर्की को बॉयकॉट किया जा सकता है, करना चाहिए। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।